गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंडोस्पर्म टॉपिक को पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में पहले एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को मैं आपको समझाऊंगी और फिर अपने शॉर्ट नोट्स के द्वारा आगे की चीज़ को मैं क्लियर करूंगी। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पे डेवलप करता है? माइक्रोपाइलर एंड पर वो डेवलप करना शुरू होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग सेल होता है, दैट मीन्स ये जो एग सेल है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? एट माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर रीजन में ही तो उसकी पोजीशन होती है ना। तो इसलिए एग किसके साथ फ्यूज़ करता है? एग मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट क्या होगा? आगे चल के फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको क्या समझ में आया? जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है? एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर ही एग सेल मौजूद होता है जिससे मेल गैमीट फ्यूज करने के बाद जाइगोट, और जाइगोट आगे चल के फिर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जो जाइगोट होता है वह तभी डिवाइड करता है जब एक सर्टेन अमाउंट का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो एंडोस्पर्म का था मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म का निर्माण जो है वो एम्ब्रियो के निर्माण से पहले होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेवलपिंग जाइगोट है जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है वो बहुत ही रैपिडली वो डिवाइड करता है और इस डिवीज़न के लिए उसको न्यूट्रिशियस पदार्थों की आवश्यकता है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। दैट मीन्स उसको भोजन की आवश्यकता है और ये भोजन उसको एंडोस्पर्म के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, though the seed differ greatly. The early stage of embryo development, that means embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. जो अर्ली स्टेज होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स में क्या होता है? जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो दोनों में सेम होता है। The zygote gives rise to the proembryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. जो जाइगोट होता है वो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है और उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा और फिर मैच्योर एम्ब्रियो का वो निर्माण करता है। क्या? जाइगोट। और जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है? एट द माइक्रोपाइलर एंड पर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये जो फिगर है ये किस चीज़ का है? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, मतलब एम्ब्रियो सैक का फिगर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो जो सिनर्जिड मौजूद होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड पर वो डिजेनरेट होने लगता है। जो एग होता है वो पहले तो फर्टिलाइजेशन के समय, मतलब जब सिनगैमी होता है तो वो जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। जो यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो अनदर मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो पूरा जो सेल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहाँ पे क्या होता है? पूरा भोजन भरा होता है, यहाँ पे पूरा फूड मटेरियल भरा होता है और ये फूड मटेरियल जाइगोट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जब ये जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो भी डिजेनरेट होने लगते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं जो जाइगोट है। जो जाइगोट होता है उसमें जो पहला डिवीज़न होता है वो अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल डिवीज़न मतलब एक जो है वो लार्ज सेल का फॉर्म होता है और एक बहुत स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होता है। जो ये लार्ज सेल है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और ये जो नीचे वाला सेल होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक, अब ये जो सस्पेंसर सेल होता है उसमें मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये इतना लंबा सा स्ट्रक्चर बनता है। और जो नीचे वाला एम्ब्रियोनल जो सेल है वो क्या बनता है, वो इस तरह से डिवाइड करता है और बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है ये फिर फर्दर कन्वर्ट होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फिर कन्वर्ट होता है मैच्योर एम्ब्रियो में। तो अब मैं इसी डायग्राम को और ज़्यादा एलैबोरेट करने वाली हूँ, तो आई होप आपको वो समझ में आएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स, मतलब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है डाइकॉट्स की, यहाँ पे मैं डाइकॉट्स के टॉपिक को लेकर चल रही हूँ। प्रारंभिक, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा कि प्रारंभिक जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मोनोकॉटिलिडन प्लांट हो चाहे वो डाइकॉटिलिडन हो, दोनों में सिमिलर तरह का होता है। एम्ब्रियो जैनी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, और जैनी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। तो एम्ब्रियो को फॉर्म करना, भ्रूण का निर्माण करना ही एम्ब्रियो जैनी कहलाता है। एम्ब्रियो जैनी जो प्रोसेस होता है वो माइक्रोपाइलर एंड से होना शुरू होता है, मतलब माइक्रोपाइलर जहाँ पे उसकी स्थिति होती है वहीं पर क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण शुरू होता है। और एम्ब्रियो का निर्माण एंडोस्पर्म के निर्माण के बाद होता है, मतलब आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। जो प्रारंभिक जो चरण होते हैं वो सिमिलर होते हैं एम्ब्रियो जैनी के मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, मतलब एम्ब्रियो जैनी का जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। अब देखो डिवीज़न कैसे हुआ। यहाँ पे जब डिवीज़न की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाइगोट है, जाइगोट पहले ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। जब वो अनुप्रस्थ विभाजन, मतलब जब वो ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा जब वो डिवाइड करता है तो दो अनइक्वल डिवीज़न होता है। दो अनइक्वल डिवीज़न में ऊपर का जो, मतलब एक अनइक्वल डिवीज़न मतलब एक बड़ा सेल बनेगा, और यहाँ बात कर रहे हैं हम अनइक्वल की, तो एक बड़ा बना है तो दूसरा क्या बनेगा, छोटा सा सेल बनेगा। जो बड़ा वाला सेल है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, जो छोटा सेल है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। ठीक, अब फर्दर क्या होगा, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें क्या होगा, उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर बात करूँ ये जो केवल एम्ब्रियोनल सेल की, तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें पहले क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और दो वर्टिकल डिवीज़न होगा। दो वर्टिकल डिवीज़न का मतलब क्या, एक इस तरह से डिवीज़न होगा और फिर दूसरा ये आपका कितने सेल में बटा, 1 और 2, फिर इसमें एक और डिवीज़न होगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरह से क्या होता है, एक जो एम्ब्रियोनल सेल होती है उसमें याद रखना दो वर्टिकल डिवीज़न होता है और एक ट्रांसवर्स, मतलब एक ट्रांसवर्स क्या होता है, डिवीज़न होता है, मतलब एक दो अनुलंब विभाजन और एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल 8 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इस 8 सेल में क्या होता है, इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं, टायर 1 और नीचे वाले को बोलते हैं टायर 2, मतलब यहाँ पे 2 टायर का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल में 2 तरह के डिवीज़न यहाँ पे फॉर्म करते हैं, पहला वर्टिकल डिवीज़न और दूसरा क्या, ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक, ट्रांसवर्स डिवीज़न इस तरह से अगर कोई डिवीज़न हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्स डिवीज़न है, लेकिन कोई अगर डिवीज़न इस तरह से हो तो हम इसको बोलते हैं ये वर्टिकल डिवीज़न है। ठीक, तो जो एम्ब्रियोनल सेल है वो क्या करेगा, उसमें 2 बार वर्टिकल डिवीज़न होगा, एक इस तरह से। तो जब पहला वर्टिकल डिवीज़न होता है तो जो सेल होता है एम्ब्रियोनल सेल का वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अब ये जो 2 बराबर भागों में ये जो बढ़ गया है, इसमें क्या होगा, फिर से एक और वर्टिकल डिवीज़न होगा।
तो एक वर्टिकल डिवीज़न इस सेल में भी होगा और एक वर्टिकल डिवीज़न इस सेल में भी होगा। तो इस तरह से दो वर्टिकल डिवीज़न होते हैं और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियोनल सेल में कुल कितनी कोशिका बनती हैं, 8 कोशिका बनती है। टायर कितने बनते हैं, तो 2, 1 और 2। ऊपर वाले 4 को बोलते हैं टायर 1 और नीचे वाले को बोलते हैं टायर 2। ठीक, अब ये जो सस्पेंसर सेल है इसमें केवल ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे। मतलब ट्रांसवर्स डिवीज़न का मतलब होता है केवल इस तरह से जो डिवीज़न होते हैं, जैसे ये जो सस्पेंसर सेल है ना, उसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे इस तरह से करके। तो जो ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं उसके द्वारा ऊपर इस तरह से एक बहुत ही लार्ज सेल का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें बड़ा सा वैक्यूल उपस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर सेल। इसके बाद बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न के परिणाम स्वरूप इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट सेल। और वो सेल जो एक ऐसा सेल होगा ना जो बिल्कुल इस एम्ब्रियोनल सेल के साथ जुड़ा हुआ होगा, सबसे नीचे वाला, मतलब नेक्स्ट सेल के सबसे बस इससे जुड़ा हुआ ये वाला जो सेल है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। ठीक, और इस तरह से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, मतलब 8 सेल का जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। समझ में आया? एक बार मैं इसको और समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जाइगोट है उसने पहला जो डिवीज़न किया, पहला जो डिवीज़न होता है उसका अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल डिवीज़न के परिणाम स्वरूप एक जो लार्ज सेल बनता है उसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, एक स्मॉल सेल बनता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। जो एम्ब्रियोनल सेल होता है उसमें 2 तरह के डिवीज़न होते हैं, वर्टिकल डिवीज़न और ट्रांसवर्स डिवीज़न। जो वर्टिकल डिवीज़न 2 बार टेक प्लेस होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न 1 बार टेक प्लेस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो एम्ब्रियो बनता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के ठीक ऊपर एक जो सेल सिचुएटेड होता है, ठीक इसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस से लेकर वेसिकुलर तक जितने भी सेल होते हैं उसको बोलते हैं नेक्स्ट सेल, और एक लार्ज सेल होता है उसको बोलते हैं वेसिकुलर सेल। ठीक, अब क्या होगा आगे, ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होगा है वो फिर कन्वर्ट होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में। ये यहाँ पे है, ये कुछ हार्ट शेप का इस तरह से ये बन जाता है। ठीक, अब हाइपोफाइसिस यहाँ पे क्या काम करता है जो मैंने आपको नहीं बताया। हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। हाइपोफाइसिस जो सेल है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये इतना वाला, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये जो सेल है ये क्या बनाता है, ये रूट कैप का निर्माण करता है। यहाँ से यहाँ तक के सेल को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेल, और केवल इस सेल को हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर सेल। नीचे क्या होता है, अब ये 2 टायर बनाने के बाद और भी बहुत सारे इसमें वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो में यहाँ पे क्या है, रूट कैप कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है ना हाइपोफाइसिस। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको अगर मैं हाफ डिवाइड कर दूँ, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। रेडिकल मतलब ये आगे जाके क्या बनाएगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। नीचे वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे देखो 2, मैंने शुरू में बोला था डाइकॉट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, प्लिम्यूल। मतलब प्लिम्यूल का मतलब होता है शूट, दैट मीन्स तना बनाएगा। और ये इसके क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जाइगोट सबसे पहले अनइक्वल उसमें डिवीज़न होता है। अनइक्वल डिवीज़न के परिणाम स्वरूप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो सस्पेंसर सेल होता है शो ट्रांसवर्स डिवीज़न 6 से 10 सेल बनाता है। मतलब ये जो सस्पेंसर सेल है उसमें केवल इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 6 से 10 सेल बनते हैं। जो एम्ब्रियोनल सेल होता है उसमें ट्वाइस वर्टिकल वंस ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस तरह से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है और 2 टायर बनते हैं। नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला जो टायर होगा वो क्या बनाएगा, कॉटिलिडन्स बनाएगा, दैट मीन्स शूट बनाएगा, प्लिम्यूल बनाएगा। शूट या प्लिम्यूल एक ही चीज़ है।
और ऊपर वाला जो होगा वो हाइपोकॉटिल बनाएगा, मतलब रेडिकल अर्थात रूट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हाइपोफाइसिस तो यहीं से जुड़ा हुआ है ना, इसका रूट कैप। तो ये था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एंडोस्पर्म के जो टाइप्स हैं सुमैया के द्वारा, वो समझ में नहीं आया है। तो एक बार जितनी बातें, देखो यहाँ पे मैं आपको उतनी ही बातों को क्लियर करती हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। और मैं आपको ये सजेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल मन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो और आपका मन है कि किसी अच्छे जगह एडमिशन लेने के लिए आफ्टर 12, तो आपको भी फुल्ली फोकस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में एनसीईआरटी पर ही आपको फोकस करना है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक आती है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपकी क्लियर है तो आप रेफरेंस बुक पढ़ो, आपको जो मतलब आपको अगर रेफरेंस बुक से भी अच्छी अगर बीएससी एमएससी के बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन बोलते हैं ना कि सब कुछ पढ़ने का एक टाइम होता है, तो अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। वीडियो तो मतलब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को रोक सकते हो। लेकिन एक बात और कि ये चीज़ मैंने भी पढ़ा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा थॉट है। वो थॉट ये है कि हज़ारों बुक पढ़ने से अच्छा है, मतलब कम से कम हज़ारों नहीं, हम 1000 तो बुक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 3 या 4 इस तरह से अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम किसी एक ही बुक को पढ़ें और कम से कम उसी को हम 4 से 5 मतलब हम इतने अच्छे से हम उसको पढ़ें कि उसी बुक को हम 3 से 4 बार हम एक ही बुक को हम पढ़ सकें, ताकि एक कंप्लीट बुक हमें पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको वो समझाती हूँ कि एंडोस्पर्म का जो टाइप्स है। एंडोस्पर्म को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला कंज्यूम्ड का मतलब है कि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं, सीड ऐसे होते हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म बचा ही नहीं रहता ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? एम्ब्रियो के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट और बीन। परसिस्टेंट या एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड या वैसे बीज होते हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट। इसके अलावा डिवीज़न मतलब जो न्यूक्लियस, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम करने के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वहाँ पे आप लिखोगे कि 2 प्रकार से, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस डिवीज़न के आधार पर, मतलब एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड करता है उसके आधार पर एंडोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलोगे 2। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा होता है सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है लेकिन उसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेलुलर मोड में क्या होता है कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, मतलब न्यूक्लियस भी बनता है और उसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछना। और मैं बिल्कुल इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं आपको रेफरेंस बुक पढ़ने से मना कर रही हूँ। आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आप पहले पूरा एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पहले वो क्लियर करो और फिर आप रेफरेंस बुक को पढ़ के उसके डाउट पूरी अच्छी तरह से क्लियर करो। ठीक, तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था एम्ब्रियो वो समझ में आया होगा। थैंक यू।